निकट भविष्य में पृथ्वी के पर्यावरण को नुकसान ने ग्रह पर एक नया हिम युग ले लिया है और अब मानवता को जीवित रहने के लिए भूमिगत रहना चाहिए। कुछ शेष चौकियों में से एक में एक अलार्म बजता है और चिल्लाने की आवाज सुनी जा सकती है, इससे पहले कि दो भयभीत लोग हॉल से नीचे भागना शुरू कर दे क्योंकि कुछ खतरनाक उनके पीछे जा रहा है। वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन दुख की बात है कि यह बंद है और दोनों को उनके पीछा करने वाले द्वारा मार दिया जाता है। इस बीच एक अन्य चौकी में सैम बाहर उपग्रह व्यंजन ओ को ठीक कर रहा है जब वह कुछ पुरुषों को बाहर आते हुए देखता है। बीमार आदमी ठीक होने के लिए एक और दिन मांगता है, लेकिन मेसन को लगता है कि वे पहले से ही उस पर पर्याप्त संसाधन बर्बाद कर चुके हैं और उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि लड़का चलने के लिए कह रहा है, सैम उन्हें रोकता है और मेसन को याद दिलाता है कि बीमार लोगों को दूर जाने या गोली मारने का विकल्प मिलता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन मेसन परवाह नहीं करता है और वैसे भी लड़के को मारता है, यह कहते हुए कि यह उनके अस्तित्व के लिए है। जैसे ही सैम अंदर लौटता है, यह पता चलता है कि क्योंकि ये कुछ बचे हुए लोग सीमित संसाधनों के साथ एक सीमित स्थान में रहते हैं, इसलिए वे आम सर्दी से डर गए हैं। पिछली बार जब उन्हें फ्लू हुआ था तो इसने एक सप्ताह से भी कम समय में 20 लोगों की जान ले ली थी। यही वह समय था जब उनके नेता ब्रिक्स ने एक नया नियम बनाया, अगर कोई बीमार हो जाता है तो वे क्वारंटाइन में चले जाते। गोली या बर्फ में लंबी सैर के बीच शयन करना पड़ता है। इस चौकी के लोग एक दूसरे की देखभाल करने और बीज उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे शुरुआत में सैकड़ों नहीं है क्योंकि भोजन हर साल अधिक दुर्लभ हो जाता है। गर्म मौसम के साथ स्वर्ग की अफवाहें हैं, लेकिन सैम उन पर विश्वास नहीं करता है। सैम ब्रिक्स को मेसन के नियमों को तोड़ने के बारे में बताने के लिए जाता है और जबकि ब्रिक्स जो कुछ भी सुन रहा है उससे खुश नहीं है, लेकिन कुछ और जरूरी है जो उसे पहले ध्यान रखना चाहिए। वे संचार कक्ष में जाते हैं और कूपर उन्हें सूचित करता है कि वे कॉलोनी 5 से SOS लूप प्राप्त करते हैं, फिर भी वे किसी भी संदेश का जवाब नहीं दे रहे हैं। ब्रिक्स आधे घंटे में एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाते हैं, जबकि सैम विक्टर को देखने जाता है जो पशुधन का प्रभारी है। दुर्भाग्य से उसके पास बुरी खबर भी है। खरगोशों का अंतिम कचरा अभी भी पैदा हुआ था और 12 शेष लोगों में से केवल एक मादा है जिसे अन्य खरगोश संभोग नहीं करना चाहते हैं। इस बीच ब्रिक्स मेसन को देखने जाता है ताकि उसे उसके किए के लिए डांटा जा सके, लेकिन मेसन अभी भी अपने फैसले का बचाव करते हुए कहता है कि वॉकर बस वापस आएंगे और अपना भोजन लेंगे। बाद में सैम अपनी प्रेमिका काई को देखने जाता है जो उसे अपने काम के बारे में बात करते हुए खरगोशों के लिए कुछ छर्रों को प्राप्त करता है। वह सोचती है कि काम करने के मौसम संशोधन तकनीक मौजूद है और यह बर्फ के नीचे कहीं दफन है। अभी उम्मीद न खोने के लिए अपने रडार के साथ इसकी खोज जारी रखें। कुछ क्षण बाद बचे हुए लोग बैठक के लिए इकट्ठा होते हैं। डेक्सटर अपनी पत्नी को खांसी न करने की याद दिलाता है और जब सैम चलता है तो वह नोटिस करता है कि वे ठीक नहीं है और उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेक्सटर का कहना है कि वे ठीक है। उस समय ब्रिक्स अंदर आता है और सभी को स्थिति के बारे में सूचित करता है। कॉलोनी 5 ने घोषणा की कि वह उन पर जांच करने के लिए A-टीम का नेतृत्व करेगा। मेसन विरोध करते हुए कहते हैं कि उन्हें इस कठिन समय में संसाधनों या लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। फिर ब्रिक्स डेक्सटर को टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं, इसलिए उसे बचाने के लिए सैम उसकी जगह लेने के लिए यह कहते हुए कि डेक्सटर को अपने पिता विक्टर के विरोध को अनदेखा करते हुए टर्बाइन, महान और स्वयंसेवकों के साथ रहना चाहिए। अपनी टीम पूरी होने के साथ ब्रिक्स काई को तब तक प्रभारी छोड़ देते हैं जब तक कि वे वापस नहीं आ जाते। अचानक डेक्सटर की पत्नी छींकती है और लोग अपने चेहरे को ढक लेते हैं क्योंकि वे उनसे दूर जाते हैं। दंपति को तुरंत क्वारंटाइन कर दिया जाता है और मेसन फिर से शिकायत करता है उन्हें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और वह व्यक्ति मजबूत नेता नहीं हो सकता। ब्रिक्स उसे डांटते हैं और उसे बर्फीले तूफान के नीचे बीमार जोड़े के बारे में कुछ भी तय करने के लिए उसकी वापसी का इंतजार करने के लिए कहते हैं। एक लड़का हवा के खिलाफ तब तक चलता रहता है जब तक कि वह उस समय अपनी माँ को जमीन पर मृत देखकर उठता है और खुलासा करता है कि उसकी माँ की मृत्यु के बारे में एक बुरा सपना था। काई उसे दिलासा देता है और उसे याद दिलाता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने मिशन पर निकल जाती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें ठंड की बर्फ और हवा को सहन करते हुए बहुत चलना पड़ता है। एक परित्यक्त शहर को पार करने के बाद उन्हें एक पुरानी मौसम संशोधन मशीन मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह काम नहीं कर रही है। कुछ क्षण बाद वे एक पुल पर पहुंचते हैं और इसे जितनी सावधानी से पार कर सकते हैं उतना कठिन है क्योंकि यह वर्षों से हुए नुकसान के कारण लगता है। वे अंतराल के चारों ओर चलते हैं और ब्रिक्स लगभग गिर जाते हैं जब पुल का एक टुकड़ा उसके पैरों के नीचे टूट जाता है, लेकिन वह समय पर दूर चला जाता है। पुल के अंत में उन्हें एक कार मिलती है जिसके बगल में एक मृत व्यक्ति और उसके हाथ में एक बंदूक होती है। जब वे करीब से देखते हैं तो वे कार के अंदर परिवार को मृत पाते हैं और महसूस करते हैं कि आदमी ने स्वयं को हटाने से पहले उन सभी को मार डाला। बर्फ पर बहुत चलने के बाद तीनों को एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिलता है और रात के लिए आश्रय के रूप में इसका उपयोग करने के लिए अंदर जाता है। ग्रेगन इतना छोटा है कि उसने कभी भी हवा में हेलीकॉप्टर या विमान नहीं देखा है और वह इस विचार से आश्चर्यचकित है। ब्रिक्स एक अपडेट के लिए अपनी चौकी को फोन करता है और कूपर उसे सूचित करता है कि डेक्सटर और उसकी पत्नी खराब हो रहे हैं। मेसन उन्हें परीक्षण करने के लिए कहता रहता है, इसलिए ब्रिक्स कूपर को मेसन के खिलाफ बल का उपयोग करने की
बाद में एक पंक्ति है, ग्रेडन को एक गंदी पत्रिका मिलती है और अन्य उसे चिढ़ाते हैं कि वह इसे कितना पसंद करता है। ब्रिक्स यह भी बताते हैं कि यह जगह उस स्थान के करीब है जहां उन्होंने सैम को पाया, जो ग्रेडन के साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वह एक बच्चा था तो उसका परिवार और अन्य बच्चे लोग खदानों में छिपे हुए थे। जब उनके पास आपूर्ति खत्म हो गई और कुत्तों और घोड़ों को खा लिया तो उनके पिता और अन्य लोग मदद पाने के लिए शहर गए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। आश्रय में लोग मरने लगे, इसलिए सैम ने अपनी माँ और उसकी बहन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वे एक बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए और वे अलग हो गए, इसलिए सैम ने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। वह भी मर चुका होता अगर ब्रिक्स ने उसे नहीं पाया होता। अगले दिन वे आखिरकार कॉलोनी 5 में पहुंचते हैं और मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर खून देखकर चौंक जाते हैं। जब वे अंदर आते हैं तो वे धुएं की गंध भी महसूस कर सकते हैं। तीनों सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और भी अधिक खून पाते हैं, क्योंकि यह पता चला है कि यह शुरुआत से गलियारा है। इस कॉलोनी में 50 लोग होने वाले थे, इसलिए यह तथ्य कि कोई भी उनका स्वागत नहीं कर रहा है, यह भी चिंताजनक है। ब्रिक्स ग्रेडी और एक बंदूक देता है। फिर तीनों चारों ओर देखते रहते हैं, जमीन पर खून पाते हैं और कमरे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन सा क्वार्टर लेते हैं, वे यह स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हर कोई मर चुका है। कमरे से आते हुए सैम ताला उठाता है और जब वे इसे खोलते हैं तो उन्हें जमीन पर एक आदमी मिलता है। वे धीरे धीरे उसके पास आते हैं। केवल लेलैंड अचानक उन पर चिल्लाता है, दया मांगता है। तीनों अपने दोस्ताना होने का वादा करते हैं और लेलैंड उन्हें कुछ भोजन और पानी स्वीकार करने से पहले फिर से दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। वह कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है और उसे यकीन नहीं है कि कोई और जीवित है या नहीं। वह यह भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले उनकी कॉलोनी ने उनके एंटीना को ठीक किया और एक संदेश मिला कि वह तीनों के लिए खेलते हैं। अब स्क्रीन पर एक आदमी बर्फ के बिना एक क्षेत्र में दिखाई देता है, यह समझाते हुए कि उसके समूह ने एक मौसम मशीन की मरम्मत की है और सफलतापूर्वक परमाफ्रॉस्ट को पिघला दिया है। उनके पास उपजाऊ जमीन तक पहुंच है। अब उन्हें केवल बीज की जरूरत है। दुर्भाग्य से ट्रांसमिशन बंद हो जाता है और उन्हें केवल स्थान का आधा हिस्सा सुनने को मिलता है। लेलैंड उन्हें बताता है कि उन्होंने ट्रांसमिशन को त्रिकोणीय किया और इस गर्म क्षेत्र को खोजने के लिए A-टीम को भेजा, लेकिन उन्हें यह कभी नहीं मिला। इसके बजाय कुछ खतरनाक उन्हें मिला और उन्हें कॉलोनी में वापस ले जाया गया। सैम लेलैंड को अपने नक्शे पर स्थान चिन्हित करने के लिए कहता है। फिर ब्रिक्स उसे बताता है कि वे उसे अपने साथ वापस ले जाएंगे। हालांकि लेलैंड कमरे से बाहर निकलने से बहुत डरता है और खुलासा करता है कि उसने वह शोर नहीं किया जो उन्होंने सुना था। तीनों कमरे में मिलने वाली सभी आपूर्ति लेते हैं और उनके संपर्क में आने की कोशिश करते हैं। शहद का कोई फायदा नहीं। फिर वे अंत में चले जाते हैं और लेलैंड को अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ अजीब आवाजें सुनी जा सकती है और लेलैंड इतना डर जाता है कि वह वापस अंदर भागता है और दरवाजा बंद कर देता है। तीनों उसके बिना आगे बढ़ते रहते हैं और चौकी के अंदर वे जितनी गहराई में जाते हैं वे उतना ही धमाकेदार और चिल्लाते हुए सुनते हैं। आखिरकार वे कुछ मशालों से प्रकाश देखते हैं और एक परेशान दृश्य खोजने के लिए करीब आते हैं। उपनिवेशवादियों के शवों से घिरा एक आदमी एक शरीर को मार रहा है और अन्य लोग मानव मांस पर भोजन कर रहे हैं। अचानक कसाई उन्हें सूंघता है और हमला करने के लिए तैयार होकर मुड़ता है, लेकिन सैम उसे पहले गोली मार देता है। गोली लगने से शवों के ढेर से और अधिक नरभक्षी जाग जाते हैं और लीडर चिल्लाता है क्योंकि वे क्वार्टर के नीचे समूह का पीछा करना शुरू मारता है और दूसरे लड़के को मारने में कामयाब होता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं, इसलिए ब्रिक्स उन्हें धीमा करने के लिए एक डायनामाइट स्टिक फेंकता है। महान और गलती से समूह से अलग हो जाता है, लेकिन वह नरभक्षियों से घिरे होने से पहले मुश्किल से पीछे हटने का प्रबंधन करता है, जो तुरंत उस पर हमला करते हैं। ब्रिक्स और सैम अंत में दिखाई देते हैं और हमलावरों के खिलाफ लड़ते हैं, उन्हें एक एक करके मारते हैं जब तक कि वे सभी मर नहीं जाते। दुर्भाग्य से जब तक वे ग्रेडियंट की जांच करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह भी मर चुका है। शोक करने का समय नहीं है। ब्रिक्स और चढ़ने के बाद सैम एक और नरभक्षी को गोली मार देता है और बारूद से बाहर भाग जाता है। फिर ब्रिक्स नरभक्षियों को उनका पीछा करने से रोकने के लिए सीढ़ियों को तोड़ देता है। दुर्भाग्य से वहाँ पहले से ही एक नरभक्षी है, इसलिए ब्रिक्स उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत संघर्ष के बाद वह उसे गोली मारने में कामयाब रहता है। बाकी नरभक्षी जल्द ही आते हैं और देखते हैं कि ब्रिक्स ने क्या किया, इसलिए नेता गुस्से में उस पर चिल्लाता है। एक बार जब दोनों बाहर होते हैं तो ब्रिक्स इस टावर को नष्ट करने और कॉलोनी को सील करने के लिए प्रवेश द्वार में डायनामाइट फेंकते हैं। वे थोड़ी देर के लिए बर्फ के नीचे चलते हैं और जब उन्हें फिर से हेलीकॉप्टर मिलता है तो ब्रिक्स फैसला करते हैं कि वे इसमें रात बिताएंगे क्योंकि तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। वे नरभक्षियों पर चर्चा करना शुरू करते हैं और ब्रिक्स कहते हैं कि लोग जीवित रहने के लिए भयानक चीजें करते हैं। फिर वह सेना में अपने समय के बारे में एक कहानी साझा करता है। राहत के दौरान स्टेडियम में 20,000 लोगों को रखा गया था। सैनिकों ने भोजन दिया और डॉक्टरों ने बीमारों का इलाज किया, लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो बंदूक लिए लोग बिना बंदूक वाले लोगों से सामान लेने लगे। जल्द ही लेने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उच्च अधिकारियों ने यह तय करना शुरू कर दिया कि कौन रहता था और कौन मर गया। मेसन तब ब्रिक्स दस्ते का हिस्सा थे और उन्होंने एक ऐसी जगह खोजने के लिए आश्रय छोड़ दिया जहां इस तरह की परेशानी कभी नहीं होगी। अगली सुबह दोनों को पता चलता है कि नरभक्षी पीछा कर रहे हैं।
निशान जो अब करीब आ रहे हैं। सैम को डर है कि वे कॉलोनी में उनका पीछा करेंगे, लेकिन ब्रिक्स के पास उन्हें रोकने की योजना है। वे पुल के माध्यम से जितनी तेजी से संभव हो दौड़ते हैं और अधिक तेजी से पार करने के लिए एक कठिन छलांग लगाते हैं। फिर वे गैप के बगल में कुछ जलते डायनामाइट छोड़ देते हैं और कुछ टूटे हुए पक्षों के पीछे छिप जाते हैं। दुर्भाग्य से हवा फ्यूज को बाहर निकालती है और जब सैम इसे फिर से जलाने के लिए स्वयंसेवक होता है तो ब्रिक्स उसे नीचे गिरा देता है और खुद चला जाता है। हवा अपने लाइटर का उपयोग करना बहुत कठिन बना देती है, लेकिन ब्रिक्स कोशिश करते रहते हैं, जबकि कुछ नरभक्षी खाई के माध्यम से कूदने और गिरने की कोशिश करते हैं। एक बार जब ब्रिक्स अंततः फ्यूज को जला देता है तो वह नरभक्षियों को करीब लाने के उद्देश्य से लड़ता है और अचानक डायनामाइट उसके हाथों में मारता है और पुल के बीच में ले जाता है, इसलिए अब इसे पार नहीं किया जा सकता है। सैम देखता है कि नेता सहित कुछ नरभक्षी बच गए हैं और दूसरी तरफ से उसे घूरते हैं, इसलिए वह फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। इस बीच चौकी पर मेसन डेक्स्टर और उसकी पत्नी को बाहर ले गया है। दया के लिए उनकी दलीलों को अनदेखा करते हुए मेसन ने पत्नी को गोली मार दी, लेकिन इससे पहले कि वह डेक्स्टर को भी गोली मार सके, काई बाहर आता है और उसे धमकी देता है कि अगर वह नहीं रुकता है तो उसे गोली मार दी जाएगी। कॉलोनी को एलईडी कैसे किया जाना चाहिए, इस पर एक बहस शुरू होती है, लेकिन उस समय वे सैम को मदद के लिए रोते हुए सुनते हैं। डेक्स्टर भागने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है और काई सैम की जांच करने के लिए दौड़ता है, जो ठंड से बाहर निकलता है। मेसन 2 के करीब पहुंचता है और काई को बाहर फेंक देता है। कुछ घंटों बाद सैम चौकी के अंदर उठता है और उसे विक्टर को अपने बेटे के बारे में बुरी खबर देनी होती है। अचानक मेसन अंदर आता है और सैम को बिस्तर पर ले जाता है, यह कहते हुए कि कमांड में बदलाव हुआ है और जीवित रहने का बहाना बना रहा है। राशन को आधा काट दिया जाएगा, जो कोई भी बीमारी के लक्षण दिखाएगा उसका तुरंत परीक्षण किया जाएगा और जो कोई भी काम करने से इनकार करता है वह नहीं खाएगा। सैम मेसन को सब कुछ बताता है जो हुआ और जोर देकर कहता है कि नरभक्षियों को खोजने से पहले उन्हें छोड़ देना चाहिए, वीडियो में देखी गई गर्म जगह का उल्लेख करते हुए। हालांकि मेसन उस पर विश्वास नहीं करता है और सभी को अपने साथ ले जाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जाने से पहले एक छोटा लड़का खुलासा करता है कि उसने हथकड़ी की चाबियां चुरा ली और चुपके से उन्हें बाहर सैम को सौंप दिया। जेसन और विक्टर संभावित आक्रमणकारियों पर नजर रखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं देखते हैं। विक्टर बताते हैं कि सैम झूठ बोलने वाला नहीं है, इसलिए उन्हें वैसे भी हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। वे इसके बजाय सुरक्षा कैमरों का उपयोग करने का फैसला करते हैं, लेकिन वे बाधित होते हैं जब एक अन्य उपनिवेशवादी उन्हें सूचित करता है कि सैम के पास वापस भाग गया है। वह काई की तलाश में जाता है और उसे जल्दी से रिहा करने के बाद दूसरे कमरे में रोकता है। देश के स्थान को देखने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग करता है। पहले तो वह कुछ भी नहीं देखता है, लेकिन चारों ओर देखने के बाद रडार अंततः एक गर्म क्षेत्र उठाता है, जिससे पुष्टि होती है कि एक पिघलना मौजूद है। दंपति अपने बैग में जितनी सीटें ले जा सकते हैं उतनी सीटें लेते हैं और दूसरों को बताने के लिए दौड़ते हैं, केवल मेसन और उसके आदमियों द्वारा रोके जाने के लिए, जो उसे याद दिलाते हैं कि कौन प्रभारी है। अचानक बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, इसलिए समूह सुरक्षा कैमरों की जांच करने के लिए दौड़ता है। उनके आतंक के लिए वे नरभक्षियों को उन्हें नीचे लाने की कोशिश करने के लिए दरवाजों को मारते हुए देखते हैं और नेता कैमरा तोड़ने से पहले डेक्स्टर के सिर को खतरे के रूप में पकड़ता है। अंत में सैम पर विश्वास करते हुए मेसन जल्दी से आदेश देता है, हर कोई जो गोली मार सकता है उसे एक हथियार दिया जाना चाहिए और बाकी लोग तिजोरी में छिप जाएंगे, जबकि कूपर सभी उपनिवेशवादियों को तिजोरी में मार्गदर्शन करता है और दरवाजे की रखवाली करता है। सशस्त्र समूह दरवाजे के नीचे आने का इंतजार करने के लिए लाइट चली जाती है और जब वे लौटते हैं तो दरवाजा खुलता है, फिर भी कोई अंदर नहीं आता है। अब आश्रय के अंदर शोर सुना जा सकता है और अचानक कूपर के सामने वेंट से एक नरभक्षी फट गया। वह खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन नरभक्षी उसे नीचे गिरा देता है और तिजोरी में भाग जाता है, केवल उपनिवेशवादियों को इसे अपने चेहरे पर बंद करने के लिए। एक अन्य तिमाही में एक खोई हुई लड़की आश्रय की तलाश में है, लेकिन एक ढूंढता है और उसे मार देता है। सशस्त्र समूह को पता चलता है कि नरभक्षी वेंट में बहुत देर से हैं, क्योंकि दुश्मन उन्हें भी ढूंढ लेता है। एक बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है जिसमें दोनों पक्ष लोगों को खो देते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने नरभक्षियों को मारते हैं, अधिक आते रहते हैं। सैम और काई भाग जाते हैं, लेकिन विक्टर नेता के खिलाफ लड़ाई में दौड़ते भागते थक गया है। वह एक अच्छी लड़ाई लड़ता है, लेकिन दुख की बात है कि नेता उसे पहले मारता है। इस बीच एक घायल मेसन एक सुरक्षित कमरे में भाग जाता है, जहां कुछ बचे हुए लोग जो तिजोरी में नहीं पहुंच पाए थे वे छिपे हुए हैं। सैम और काई के प्रवेश करने से पहले दरवाजा बंद कर रहे हैं। एक नरभक्षी करीब आ रहा है, इसलिए एक कॉलोनिस्ट मेसन को नीचे गिरा देता है और जोड़े को अंदर आने देता है। नरभक्षी उन्हें कमरे में पीछा करने का प्रबंधन करता है। काई तुरंत उसे गोली मार देता है और वे दरवाजे को बंद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं टिकेगा क्योंकि बाकी नरभक्षी आते हैं और इसे मारना शुरू कर देते हैं। तेजी से सोचते हुए सैम एक वेंट खोलता है और समूह को बाहर उसका पीछा करने के लिए कहता है। मेसन विरोध करता है, यह कहते हुए कि वे केवल फ्रीज हो जाएंगे और उन्हें यहाँ दुश्मन को पकड़ना चाहिए। अन्य लोग उसे अनदेखा करते हैं और वेंट के माध्यम से चले जाते हैं और सैम भी जाने से पहले मेसन को बंदूक देने के लिए रुकता है। कुछ ही सेकंड में नरभक्षी दरवाजा तोड़ देते हैं और मेसन के पीछे आते हैं, जो एक बड़ा विस्फोट
नेता को छोड़कर सभी नरभक्षियों को मार दिया जाता है, जो समय पर वेंट के अंदर छिप जाता है। जल्द ही नेता सैम के पास पहुंचता है और वे वेंट के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं, जो उनके टकराव के नीचे टूट जाता है और उन्हें पशुधन कक्ष में गिरने का कारण बनता है। लड़ाई जारी है क्योंकि सैम नरभक्षी पर कुछ भी फेंकता रहता है, लेकिन लड़का आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। कुछ हिट के बाद नरभक्षी सैम को फर्श पर फेंक देता है और उसे चारों ओर खींचना शुरू कर देता है, जिससे सैम को गिरे हुए चाकू को पकड़ने और पैर पर अपने प्रतिद्वंद्वी को चोट पहुंचाने का मौका मिलता है। लड़का खुद का बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सैम है जो उस पर हावी हो जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। गुस्से से उसके मुंह पर अपना सिर काटने से पहले उसका चेहरा खराब कर देता है। फिर वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, केवल बाहर गलियारे में आग लगने के लिए। काई और शेष बचे लोग वेंट से बाहर आते हैं और अपने घर को जलते हुए देखते हैं। उस समय सैम वेंट से भी बाहर आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें गर्म जगह खोजने की जरूरत है। संदेश से समूह बर्फ पर चलना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि उन्हें जल्द ही एक नया घर मिल जाएगा। सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के अधिक वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।